तो आज हम विज्ञान की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प जासूसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। कहानी इस बात की कि एटम के अंदर आखिर है क्या। ये कहानी है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। एक ऐसी खोज जिसने हमें एटम के सबसे दिल यानी उसके न्यूक्लियस तक पहुंचाया। देखिए, विज्ञान का एक बहुत सीधा सा नियम है। हर नया एक्सपेरिमेंट, हर नई खोज पुरानी सोच और पुराने मॉडल्स को चुनौती देती है, उन्हें कसौटी पर कसती है। साइंस कभी एक जगह रुकता नहीं, वो हमेशा खुद को और बेहतर बनाता चलता है। और बस इसी कसौटी पर जे थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था ना, वो बुरी तरह से फेल हो गया। अब इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि अगर एटम वैसा नहीं है जैसा थॉमसन ने बताया था, तो फिर आखिर वो है कैसा? तो चलिए, इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं उस वैज्ञानिक जासूस से जिसने इस पूरी पहेली की गुत्थी सुलझाई। ये हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और मजे की बात यह है कि ये जे थॉमसन के ही स्टूडेंट थे। इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। रदरफोर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो थ्योरी से ज्यादा एक्सपेरिमेंट से मिले सबूतों पर यकीन करते थे। और करीब 1911 में उन्होंने अपना वो ऐतिहासिक मॉडल दुनिया के सामने पेश किया। अब बात करते हैं उस एक एक्सपेरिमेंट की जिसने एटम को लेकर हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसे हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये सेटअप था कैसा? समझिए, एक सोर्स से पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की जा रही थी। किस पर? सोने की एक बहुत ही ज्यादा पतली पन्नी पर, जिसे हम गोल्ड फॉयल कहते हैं। ये इतनी पतली थी कि इसमें एटम्स की बस कुछ ही परतें थीं। और इस फॉयल के चारों तरफ एक डिटेक्टर स्क्रीन लगी थी, ये देखने के लिए कि ये पार्टिकल्स टकराने के बाद जाते कहाँ हैं। अब देखिए, रदरफोर्ड और उनकी टीम को उम्मीद तो ये थी कि ज्यादातर पार्टिकल्स इस पतली फॉयल से सीधे सीधे आर पार निकल जाएंगे, जैसे कोई गोली कागज के टुकड़े से निकल जाती है। लेकिन जो नतीजे सामने आए वो वाकई में चौंकाने वाले थे। इस एक एक्सपेरिमेंट से 3 ऐसी बातें पता चलीं जिन्होंने पुरानी पूरी थ्योरी को जड़ से हिला दिया। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली और सबसे आम बात जो दिखी वो ये थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स मतलब लगभग 99% सोने की पन्नी से बिना अपना रास्ता बदले सीधे निकल गए, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। इस पहली ऑब्जर्वेशन का नतीजा बहुत ही क्रांतिकारी था। इसका मतलब था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा असल में खाली है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस। अगर एटम थॉमसन के मॉडल जैसा ठोस तरबूज होता तो ऐसा होना नामुमकिन था। फिर दूसरी बात यह देखी गई कि कुछ पार्टिकल्स अपने सीधे रास्ते से हल्का सा मुड़ गए, मतलब डिफ्लेक्ट हो गए। अब जरा सोचिए, अल्फा पार्टिकल्स पर खुद पॉजिटिव चार्ज होता है और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को धकेलता है। तो उनका रास्ता तभी मुड़ सकता है जब वो एटम के अंदर किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरें। इससे ये बात साफ हो गई कि एटम में पॉजिटिव चार्ज तो है, पर वो फैला हुआ नहीं है, बल्कि एक जगह पर इकट्ठा है। और अब वो नतीजा जिसने सबको हैरान कर दिया। बहुत ही कम पार्टिकल्स, मतलब करीब 20,000 में से कोई एक ऐसा था जो पन्नी से टकराकर सीधा 180 डिग्री पर वापस आ गया। रदरफोर्ड ने खुद कहा था कि ये इतना अविश्वसनीय था जैसे आपने एक टिश्यू पेपर पर तोप का गोला दागा हो और वो पलटकर आप ही को लग जाए। इस एक ऑब्जर्वेशन ने पूरी कहानी बदल दी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और उसका लगभग पूरा वजन उसके सेंटर में एक बहुत ही छोटी मगर बहुत भारी और ठोस जगह पर सिमटा हुआ है, और इसी जगह को नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो इन सारे जबरदस्त सबूतों के आधार पर रदरफोर्ड ने एटम की एक बिल्कुल नई तस्वीर दुनिया के सामने रखी, जिसने थॉमसन के पुराने मॉडल को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। ये है रदरफोर्ड का मॉडल। इसमें देखिए, बीच में एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे हैं जैसे हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। इसीलिए इसे प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। तो फटाफट से इस मॉडल की खास बातें देख लेते हैं। पहली, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज वाला बहुत भारी न्यूक्लियस है। दूसरी, एटम का लगभग पूरा मास इसी न्यूक्लियस में है। तीसरी, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। और चौथी, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की पहेली तो सुलझा दी थी, लेकिन उनके अपने ही मॉडल ने एक और भी बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया था।
और वो बहुत बड़ी गड़बड़ ये थी कि अगर एटम सच में एक छोटे सोलर सिस्टम जैसा है तो वो स्टेबल कैसे है, मतलब वो टिका हुआ कैसे है। उस समय की क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो एटम को पलक झपकते ही खत्म हो जाना चाहिए था। इसे ऐसे समझते हैं, फिजिक्स का एक नियम कहता है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा तो वो लगातार एनर्जी छोड़ेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी तो उसका ऑर्बिट भी छोटा होता जाएगा। वो एक स्पाइरल रास्ते पर घूमते घूमते आखिर में सीधा न्यूक्लियस में जाकर क्रैश हो जाएगा और एटम खत्म। और सिर्फ यही नहीं, एक और प्रॉब्लम थी। ये मॉडल ये भी नहीं समझा पाया कि अलग अलग एलिमेंट्स को गर्म करने पर वो अलग अलग रंग की फिक्स्ड रोशनी क्यों छोड़ते हैं, जिसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। मॉडल के हिसाब से तो उन्हें हर तरह की रोशनी छोड़नी चाहिए थी। तो अगर हम थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल को आमने सामने रखें तो फर्क दिन और रात जैसा है। थॉमसन के मॉडल में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था, रदरफोर्ड के मॉडल में वो न्यूक्लियस में इकट्ठा था। थॉमसन के मॉडल में न्यूक्लियस और खाली जगह का कोई आइडिया ही नहीं था, जबकि रदरफोर्ड ने इन्हीं दो चीजों को साबित किया। और सबसे बड़ा फर्क यह था कि थॉमसन का मॉडल बस एक थ्योरी थी, जबकि रदरफोर्ड का मॉडल मजबूत एक्सपेरिमेंटल सबूतों पर खड़ा था। तो हम कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियस तो दे दिया, पर एक ऐसा एटम दिया जो स्टेबल नहीं था। तो अब सवाल ये उठता है, अगर रदरफोर्ड का एटम अस्थिर था तो फिर वो कौन सा नया आइडिया था जिसकी जरूरत थी ये समझाने के लिए कि ये दुनिया, ये सारी चीजें आखिर मौजूद ही क्यों हैं। और इसी बड़े सवाल का जवाब हमें मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी के अगले चैप्टर में, बोहर के एटॉमिक मॉडल में। ये प्रस्तुति ईजी पढ़ाई की तरफ से थी, पावर्ड बाय ब्रेन बूस्टर एकेडमी। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।